आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फ्रॉड कवर करने जा रहा हूं, ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा। डिस्कस मतलब एक ओवरव्यू बताना चाहूंगा। इसमें हम 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मीनिंग ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। Number 2, element of fraudulent financial reporting. Number 3, reason why manipulation of accounting are committed. And number 4, what are the methods to commit manipulation of accounting fraud. And number 5 is, why do management employ committing fraud? What include management employed to commit fraud? चलिए बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट को अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चों, इस मीनिंग को समझने के लिए इसमें 3 वर्ड बताए गए हैं। नंबर 1 फ्रॉडलेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 रिपोर्टिंग। फ्रॉडलेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली कुछ गलत करना जिससे अनफेयर एडवांटेजेस अर्न होंगे। किसके अंदर गलत करना? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स से तैयार होने वाली रिपोर्टिंग, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑडिटेड नोट्स टू अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, यानी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद देयर रिपोर्ट्स। अब बच्चों, मेरे ख्याल से ना, जैसे मैंने आपको ये 3 वर्ड बताए, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या मैंने 2 वर्ड ही कहता हूं, फ्रॉडलेंट एंड नंबर 2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडलेंट का मतलब क्या हो गया? इंटेंशनली अनफेयर एडवांटेजेस के लिए कोई इलीगल एक्ट करना। किसके अंदर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। तो बच्चों, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि आपने बुक्स के अंदर मैनिपुलेशन की हो। वो हो सकता है आपने बुक्स के अंदर मिस रिप्रेजेंट किया हो। वो हो सकता है बुक्स के अंदर आपने कोई जो एप्लीकेशन होता है, यानी मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया हो, यानी कि आपने कुछ ना कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर गलत किया। और उस गलत से क्या हुआ? क्योंकि यहां पर फ्रॉडलेंट वर्ड लिखा हुआ है, तो उस गलत को जिसने रीड किया वो उसे रीड करके इंप्रेस हुआ, और इंप्रेस होने के बाद उसने उसके ऊपर डिसीजन लिया, और उस डिसीजन का इंपैक्ट क्या हुआ? उसे नुकसान हुआ। सर, बात समझ में नहीं आई, थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल देकर के समझाइए। मैं बच्चों समझाता हूं आपको। मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई। मैं कौन? मैं एक लिस्टेड कंपनी। सर, एक नाम ही ले लो ना किसी लिस्टेड कंपनी का। ठीक है, मैं एक लिस्टेड कंपनी, और इस लिस्टेड कंपनी का नाम चलिए मैं लेता हूं यस बैंक। मैं एक यस बैंक, मेरी बुक्स का ऑडिट हुआ। मेरी बुक्स के अंदर टोटल इंटरेस्ट सपोज कीजिए 60,000 करोड़ रुपीस का, क्योंकि यस बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट इनकम, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि उसका इंटरेस्ट इनकम है 60,000 करोड़ रुपीस। उसने 60,000 करोड़ रुपीस की ग्रॉस रिसीप्ट दिखाई नहीं, उसने दिखाया इंटरेस्ट जो कि ड्यू और रिसीव्ड
जो भी कुछ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो उसने दिखा दिया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली अपनी 60,000 करोड़। उसके एवज में उसने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस दिखाए 55,000 करोड़। उसके बुक्स में प्रॉफिट आया 5,000 करोड़ रुपीस का। रिजल्ट अनाउंस हुआ, फोर्थ क्वार्टर 5,000 करोड़ प्रॉफिट कमाया है यस बैंक ने। जैसे ही ये रिपोर्ट मार्केट में सर्कुलेट हुई, इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, ओहो 10%, अप्रोक्स 10% रेवेन्यू, एटलीस्ट 10% का ये प्रॉफिट दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत फायदा है, बहुत प्रोडक्टिव कंपनी है, इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो अच्छा डिविडेंड भी देगी। शेयर होल्डर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या देखा, 60,000 करोड़ का इंटरेस्ट, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत अच्छी कंपनी है जी, ये नहीं डूबने वाली, लगाओ इसमें पैसा। इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना स्टार्ट किया। 60 रुपए का शेयर कहां पहुंच गया, 300 रुपए पर, क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर अपना भरोसा अपनाया। उन्हें भरोसा हुआ कि ये बैंक कहीं नहीं जाने का, लगाओ इसमें पैसा। जैसे जैसे पैसा लगाते गए, आपने पढ़ाई होगा डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम होती है तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। शेयर का प्राइस बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। ये पहले ऑडिटर ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मैं बच्चों एग्जांपल ले रहा हूं, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं किसी के ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा हूं। पहले ऑडिटर ने यह सब कुछ किया कि उसने क्या किया, उसने कुछ चीजों को छिपा लिया और उसने 5,000 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया। इन्वेस्टर्स खुश हो गए, इन्वेस्ट कर दिया और उसमें शेयर का प्राइस 60 रुपए से 300 रुपए पहुंच गया। नेक्स्ट ईयर दूसरा ऑडिटर आया जो कि कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं था। उसने कहा, भाई साहब, जो आप 60,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट दिखा रहे हो, उसमें से 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ या 30,000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 25,000 करोड़ का तो ऐसा इंटरेस्ट है जो आपको मिलना ही नहीं है, जो लोन ही आपको नहीं मिलने का, वो कंपनियां ही बर्बाद हो चुकी हैं, तो वो आप अपनी बुक्स में क्यों नहीं दिखाते? और जैसे ही आप उन्हें अपनी बुक्स में दिखाओगे तो आपने जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाया था वो 20,000 करोड़ के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। उसने कहा, रिपोर्टिंग मैं ट्रू एंड फेयर करूंगा। देखिए, जिसने कॉम्प्रोमाइज किया उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने जो चीज 300 रुपए की खरीदी मार्केट में जब पीक में चल रही थी, उसके बाद में एक दूसरा ऑडिटर आया जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उसने ट्रू एंड फेयर पिक्चर बुक्स में दिखाई, और जैसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर बुक्स में आई, तुरंत नेट प्रॉफिट कहां चला गया, 20,000 करोड़ रुपीस का लॉस। और जैसे ही मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए का लॉस अनाउंस हुआ, वो 300 रुपए का शेयर कहां पहुंचा बच्चों, 10 रुपए पर। 10 रुपए पर वो शेयर का प्राइस पहुंचा। और आज जिस दिन मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस दिन इस शेयर का प्राइस है 28.5 रुपए। यानी कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर, जो मीडियोकर फैमिली, जो खून पसीने से कमाते हैं, उन्होंने शेयर कितने में खरीदा, 300 पे। किसके ऊपर भरोसा करके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या था, प्योरली फ्रॉड। और उस फ्रॉड की वजह से 300 रुपए का शेयर, जैसे ही एक्चुअल पिक्चर सामने आने लगी, जैसे ही परतें खुलने लगी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया अभी तक कि फ्रॉड ज्यादा दिन नहीं छिपता, वो सामने आएगा ही आएगा। और जब सामने आया तो 300 रुपए का शेयर कितने में पहुंच गया, 10 रुपए में। यानी कि मैंने जहां पर 30 लाख रुपए लगाए थे, वो कितने रह गए, आप देख लीजिए, मात्र 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये होता है फ्रॉड का इंपैक्ट, और ये होती है मीनिंग ऑफ
फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उससे होने वाला नुकसान। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप देख लीजिए। आज यश बैंक का जो सीईओ, जो उसका फाउंडर था, जो उसका प्रमोटर था, राणा कपूर, आज की डेट में ईडी के पास है, सीबीआई उसके पीछे पड़ी हुई है। ऑडिटर, उनके ऊपर कंट्रोल किया गया कि भाई आपने ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्यों नहीं दिखाई। और मारा कौन गया बच्चों? इन्वेस्टर। वो बर्बाद हो गया। जिसने 300 रुपए का शेयर खरीदा था, आज उसके शेयर की वैल्यू केवल 30 रुपए है। यानी कि आप देख लीजिए, सीधी सी बात, 30 लाख रुपए कहां चले गए? 3 लाख रुपए। कितना नुकसान हुआ मुझे? 27 लाख रुपए का। मीडियोकर फैमिली वाला बंदा मर जाएगा, वो तो सुसाइड कर लेते लोग। तो ये होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड करने का इम्पैक्ट। और फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देखो बच्चों सिंपल सी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ करा, उससे किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ा, वो फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड केवल तभी होता है जब मैंने जो गलत किया उससे दूसरे को नुकसान हुआ। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। ये हमेशा आप याद रखिएगा। अगर मैंने आपके साथ गलत किया लेकिन उस गलत करने की इंटेंशन से आपका भला हो गया और मेरा नुकसान हो गया, वो फ्रॉड नहीं है। मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक्स चीज को हटा दिया और आपने उस इस एक्स चीज को हटने के बाद उसमें तुमने उसका इंपैक्ट के अकॉर्डिंग काम किया और उस काम से आपको फायदा हुआ और मुझे नुकसान हो गया, या मुझे कुछ हुआ या नहीं हुआ, ना आपको कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ, या आपको फायदा हो गया मुझे नुकसान हो गया, वो फ्रॉड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या आएगा? जब मैं किसी के साथ धोखा करूं और उस धोखे की वजह से दूसरे को नुकसान हो। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। सिंपल सी बात, अगर बंदूक से गोली निकले लेकिन आप नहीं मरे तो वो मर्डर नहीं होगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है पर मर्डर नहीं है। मर्डर कब होगा? गोली निकलेगी, लगेगी और वो मरेगा। सेम फ्रॉड में है। फ्रॉड करने की इंटेंशन हुई, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया, उसके अकॉर्डिंग आपने रिएक्शन किया और रिएक्शन होने से आपको लॉस हुआ। दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। आई थिंक बच्चों कुछ समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताइए, अदरवाइज हाउ टू राइट इन एग्जाम ये मैं आपके साथ में अब रीड करूंगा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसे प्लीज आप अंडरलाइन करते जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ गया होगा। चलिए अब मैं आपके साथ में रीड करता हूं मीनिंग ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग fraudulent financial reporting involves intentional misstatements. Underline the word intentional misstatements. आपकी इंटेंशन होनी चाहिए मिसस्टेटमेंट देने की, इंक्लूडिंग omission of amount or disclosure in financial statement. To underline the word deceive financial statement user. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले को धोखा देने के पर्पज से आपने इंटेंशनली कुछ ना कुछ छोड़ा या डिस्क्लोज नहीं किया या एडिशनल डिस्क्लोज कर दिया। दैट्स कॉल्ड फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बच्चों मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और मैं उसे नॉर्मली डिपार्टमेंट में अपलोड कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट को दे रहा हूँ। कहीं ना किसी से लेना है, ना देना है, ना कोई यूजर है, ना कुछ है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरीके से बनाई ताकि सामने वाले को मैं धोखा दे सकूं, दैट्स कॉल्ड फ्रॉड। आई थिंक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस तो रह गए इसमें। एक क्वेश्चन आया था वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि नवंबर 15 में आया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 4 मार्क्स का। अब तो आप नॉर्मली हंस रहे होगे कि यार ये भी कोई क्वेश्चन होता है।
चलिए बच्चों आप रीड कर लीजिए, कोई डाउट हो। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड करते समय मतलब किस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, हम उन पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो काफ़ी हो सकते हैं, हम काफ़ी पॉइंट्स पे लिख सकते हैं, बट 3 पॉइंट्स जिन्हें कि 3M के नाम से भी जाना जाता है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। नंबर 1 मैन्युपुलेशन, नंबर 2 मिस रिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों पता है, अगर मैं आपसे बात करूं मैन्युपुलेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन, इसके ना मैं पहले वर्ड्स को रीड नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले ना आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा मैन्युपुलेशन क्या होता है और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। पहले एग्जांपल, उसके बाद में हम रीड करेंगे होता क्या है। बच्चों मैन्युपुलेशन का मतलब होता है पूरी तरह से फिगर को ही चेंज कर देना, दैट्स कॉल्ड मैन्युपुलेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिगर सही होती है पर उससे प्रेजेंट गलत तरीके से किया जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। सर समझ में नहीं आया आप क्या क्या एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। बच्चों मैन्युपुलेशन, मेरी टर्नओवर है 10,000 करोड़, मैं अपनी टर्नओवर दिखाता हूं 12,000 करोड़, दैट्स कॉल्ड मैन्युपुलेशन। मेरे टोटल एक्सपेंसेस थे 9,000 करोड़, लेकिन मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाता हूं 10,000 करोड़ के एक्सपेंसेस, दैट्स कॉल्ड मैन्युपुलेशन, जहां पर फिगर्स को ही चेंज कर दिया जाता है। बच्चों मिस रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, अच्छा मेरे को ना, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप देंगे, लेकिन जो आप सोच रहे होंगे हो सकता है मैं वही आंसर आपको दूंगा। अगर मेरी बुक्स के अंदर लास्ट 3 इयर्स से मैंने अपनी स्टेटरी लायबिलिटी को पे नहीं किया, स्टेटरी लायबिलिटी मतलब फॉर एग्जांपल जीएसटी, मैंने 2019 का जीएसटी 5 करोड़ नहीं पे किया, 2020 का जीएसटी 5 करोड़ नहीं पे किया, 2021 का भी जीएसटी 5 करोड़ नहीं पे किया, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 15 करोड़। क्या जीएसटी कितने साल का, 3 साल का, मैंने पे नहीं किया अभी। मैं अगर उसे लायबिलिटी साइड में दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड में ही आएगा उसमें तो, बट ऑब्वियस कोई वो है ही नहीं, स्टेट ड्यूज, स्टेटेड ड्यूज एंड लायबिलिटी के अंदर आएगा आपका वो। तो ये 15 करोड़ की लायबिलिटी जो कि मेरी एक्चुअल में लायबिलिटी है, और वो मुझे लायबिलिटी साइड में एक्चुअल में दिखानी चाहिए। अगर मैं कहीं बैंक में लोन लेने के लिए जाता हूं या मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए जाता हूं, तो वो जर्नली क्या देखेंगे, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, और जैसे वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे वो कहेंगे कि आपने जीएसटी के 15 करोड़ रुपए पे नहीं किए। कितने साल के हैं, 3 साल के हैं। अरे अगर तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पिछले 3 साल से जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, तो आपके हमारे लोन का रीपेमेंट खाक करोगे? हम नहीं देते आपको लोन, मेरी बुक्स रिजेक्ट कर दी जाएंगी। अब एक मैं थोड़ा सा उसके अंदर चेंज करता हूं। इधर तो मेरे 15 करोड़ रुपए का जीएसटी जो कि मुझे गवर्नमेंट को देना था। एक दूसरा एंगल है, जितनी मेरी टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है। मैं पूरे 3 साल का एवरेज लेकर के थोड़ा एग्जांपल को छोटा करने जा रहा हूं। मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है, सपोज कीजिए 40 करोड़ रुपीस।
और मेरा ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रखा है 60 करोड़ रुपए का, तो मुझे गवर्नमेंट से कितना लेना है? 20 करोड़ रुपए। बच्चों समझ में आया? थोड़ा सा एग्जांपल, थोड़ा सा मैंने एक अपर लेवल का एग्जांपल ले लिया है। मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है 60 करोड़ रुपए, मेरी टैक्स लायबिलिटी है 40 करोड़ रुपए, तो मुझे उल्टा गवर्नमेंट से लेना है टीडीएस यानी इनकम टैक्स 20 करोड़ रुपए। यानी कि एक तरफ तो मुझे 20 करोड़ रुपए का रिफंड आना है, दूसरी तरफ मैं 3 साल से जीएसटी पे नहीं कर रहा हूं 15 करोड़ रुपए। अब अगर मैं वो 15 करोड़ रुपए जो जीएसटी पे नहीं किया है, मैं वो अगर दिखाता हूं, तो उस केस में मुझे बैंक फंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि जो स्टेटरी ड्यूज पे नहीं कर रहा है वो हमारा पेमेंट कैसे करेगा, मत दो इसको पैसा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस जीएसटी के अमाउंट को लायबिलिटी से उठाया और मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो टीडीएस का अमाउंट था उसके अंदर ले जाकर के मर्ज कर दिया। यानी कि मेरी बुक्स के अंदर अब जीएसटी की लायबिलिटी कितनी हो गई? 0। मैंने पे कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बुक्स के अंदर उस फिगर को प्रेजेंट भी नहीं किया, बट इनडायरेक्टली प्रेजेंट किया। दैट्स कॉल्ड मिसरिप्रेजेंटेशन। आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा। मैन्युपुलेशन क्या होती? मैन्युपुलेशन वो तब होती है अगर मैं 15 का 15 करोड़ रुपए उड़ा देता, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? मैंने 15 करोड़ उड़ाया नहीं, मैंने स्टेटरी लायबिलिटी को स्टेटरी रिसीवेबल से एडजस्ट कर दिया ताकि मुझे फंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, ताकि मुझे लोन मिल सके। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा मैन्युपुलेशन क्या होती है और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होती है। मैन्युपुलेशन फिगर्स को चेंज कर देना, मिसरिप्रेजेंटेशन उसे गलत तरीके से प्रेजेंट करना। और बच्चों मेरे ख्याल से मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो मुझे कुछ समझाने वाली बात लगती ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो अकाउंटिंग मेथड है उस मेथड को चेंज करके दूसरे तरीके से मेथड को यूज कर लेना। जैसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन कुछ और कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आप किसी और तरीके से अगर उसे यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप उसकी ओवर वैल्यूएशन कर देते हैं या अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं, वॉट एवर इज बेनिफिट इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। दैट्स कॉल्ड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जनरली कहां पर होता है? जहां कंटिंजेंट लायबिलिटीज का होता है वहां पर जनरली मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। जहां वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है वहां पर मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाता है। जहां रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हैं वहां पर मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाता है। बच्चों मेरे ख्याल से तीनों के तीनों पॉइंट्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3M क्या क्या है? मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन। मैनिपुलेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई थिंक बच्चों इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इन एग्जाम। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। बच्चों मैं एक एक पॉइंट आपके साथ में रीड करूंगा, जहां पर आपको लगे कि हाँ यहां पर अंडरलाइन करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज जहां मैं बोलता हूं कि यहां अंडरलाइन कर लीजिए तो वहां अंडरलाइन कर लीजिएगा और उस पॉइंट पर फोकस जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन में क्या लिखा हुआ है? फाल्सिफिकेशन इंक्लूडिंग फोर्जरी और ऑल्ट्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बच्चों इस सारे पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए और यही तो क्रक्स है।
मैनिपुलेशन क्या कहता है? फाल्सिफिकेशन इंक्लूडिंग फोर्जरी और ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और ऑल्टरेशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच the financial statement are prepared will be termed as manipulation। बच्चों सिंपल सी बात है, जब आप मेन में चेंज करोगे तो सपोर्टिंग में तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपने 11 करोड़ की सेल दिखाई है तो लेजर भी तो 11 करोड़ का होना चाहिए, या लेजर 10 करोड़ का होगा और सेल 11 करोड़ की? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सपोर्टिंग एज वेल एज मेन दोनों में ही मैनिपुलेशन होती है। Manipulation of accounts means presenting a false statement of affair. This require great tact and intelligence. Generally, higher management make the manipulation in accounts. बच्चों पॉइंट नंबर 2 is misrepresentation। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आपको, मैं इसे एक बार रीड भी कर देता हूं। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स नोइंगली प्रेजेंटिंग रॉन्ग फैक्ट एंड फिगर्स टू डिसीव यूजर। बच्चों वैसे मिस रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर कट समझ में आ गया एंड मैनिपुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3, misapplication of accounting standard। Misapplication of accounting standard intentionally using fact in wrong way। I think बच्चों पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था अक्टूबर 2019 में, हम इसे और रीड कर लेते हैं बच्चों। fraudulent financial reporting involve intentional misstatement including omission of account or disclosure in financial statement to deceive financial statement user। Discuss। बच्चों यही तो पॉइंट हो गया। क्या क्या आपको इसमें डिस्कस करना है? इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ अकाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। ये आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करने होंगे। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। And concept number 3, reason why manipulation of accounts are committed। वो कौन कौन से रीजन हैं जिनकी वजह से जर्नली बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मैनिपुलेशन की जाती है। मेरे ख्याल से एक एग्जांपल तो ऐसा आपके माइंड में भी होगा और जो इस बुक के अंदर भी है, जो इस टॉपिक के अंदर भी है, वो है टैक्स की चोरी। और बच्चों पता है रीज़न बहुत है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो जो ये पॉइंट्स स्टडी मैट में दिए हुए हैं, स्टडी मैट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो वो डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा मार्क्स का आपको लगता है तो वो 4 पॉइंट्स की जगह 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप पॉइंट्स इजीली इसके अंदर लिख सकते हैं। एक पर्सन जर्नली, आपने अगर लो पढ़ लिया होगा, कंपनीज एक्ट पढ़ लिया होगा अगर आपने, तो उसमें भी आपने कुछ पॉइंट्स रीड करे होंगे, उससे भी थोड़ा सा ये कोरिलेट करता है टॉपिक। व्हाई मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स आर कमिटेड? क्यों हम बुक्स ऑफ अकाउंट में छिड़कानी करते हैं? सबसे पहला कॉमन रीजन है टैक्स बचाने के लिए। टैक्स बचाने के लिए, मेरे ख्याल से ये तो कॉमन रीजन है, इसमें तो मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैं डिस्कशन करूंगा। सेकेंड रीजन इसके अंदर जो बताया गया है वो है डिविडेंड डिक्लेयर ना करने के लिए, और थर्ड है डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करने के लिए। सर क्या बात कर रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर ना करना समझ में आता है, ज्यादा डिक्लेयर करना ये समझ में नहीं आ रहा। बच्चों अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगी तो ज्यादा डिविडेंड देना होगा, लेकिन ज्यादा अगर डिविडेंड दिया जाएगा तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स का भरोसा आपके ऊपर आएगा, और अगर इन्वेस्टर का भरोसा आपके ऊपर आएगा तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। सर एक छोटा सा ना डाउट आ रहा है हमको, क्या बताओ बेटा,
सर शेयर के प्राइस बढ़ने से फायदा क्या है? गुड क्वेश्चन। मतलब कंपनी को क्या फायदा है सर? शेयर के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो वो तो जो मार्केट में पहले से शेयर्स इशू हो चुके हैं और उसके एवज में कंपनी को पैसा मिल चुका है। तो अगर शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो कंपनी को थोड़े ना पैसा मिलेगा। सपोज कीजिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, तो जब शेयर इशू कर दिए तो कंपनी तो अपने पास शेयर रखती नहीं है, वो सारे के सारे शेयर्स कहां पर है? मार्केट में। तो कंपनी को तो 500 करोड़ मिल गया। अब डिविडेंड अगर बढ़ेगा या प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो उससे अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो जो शेयर होल्डर है उन्हीं की तो वेल्थ इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बच्चों, जो आपने सोचा उसी के अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप जब छोटे छोटे थे और जब आप लॉ पढ़ा करते थे तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और उसके शेयर होल्डर एक सेपरेट। और बच्चों फ्रॉड कहाँ होता है? जहां फायदा होता है। फायदा किसको होगा? कंपनी। क्या कंपनी सोच सकती है? नो। कौन सोचता है? उसके डायरेक्टर्स। कंपनी पैसा लगा सकती है? नो। कौन पैसा लगाता है? उसके शेयर होल्डर्स। तो यहां पर कंपनी को फायदा क्या हो रहा है? डजंट मैटर। यहां पर इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हो रहा है? दैट्स मैटर। यानी कि आपने सुना होगा बच्चों, मैं अगर बात करूं आपसे आज से 1 महीने पहले की बात, यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपसे मार्च 2020, उस समय मुकेश अंबानी जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन थे उस लिस्ट से बाहर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लगभग 900 रुपए का पहुंच गया था। और आज की डेट में मुकेश अंबानी वर्ल्ड के नंबर 10 लिस्ट में फिर कवर हो चुके, क्योंकि शेयर का प्राइस आज की डेट में 1600 रुपए चल रहा है। यानी कि वही एक कागज का टुकड़ा 3 महीने पहले 900 रुपए का बिक रहा था और आज वही कागज का टुकड़ा 1600 रुपए का बिक रहा है। अपने आप देख लीजिए। यानी कि वो एक कागज के टुकड़े ने मुकेश अंबानी को टॉप 10 में कवर कर दिया और उसी ने हटा दिया। वो कैसे हुआ? कंपनी के शेयर के प्राइस की वजह से। ठीक है, कंपनी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में जो उसके ओनर्स हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो शेयर होल्डर है उसी को तो फायदा होगा, और जब उसे फायदा होगा तो उस केस में उसकी वेल्थ बढ़ेगी। अब सिंपल सी बात, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर दिया, मेरे जैसे लोगों का फायदा हुआ, मैंने और शेयर खरीदने चालू कर दिए कि डिविडेंड ज्यादा दे रही है, डिविडेंड ज्यादा दे रही है, डिविडेंड ज्यादा दे रही है, और उससे क्या हुआ? प्राइस बढ़ गए। और प्राइस बढ़ने से एग्जैक्ट किसको ज्यादा फायदा हुआ? जिसके पास ज्यादा शेयर है। और ज्यादा शेयर किसके पास होते हैं? जर्नली प्रमोटर के पास। और इसी वजह से जब जब रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर नीचे गिरते हैं तो मुकेश अंबानी अमीरों की संख्या में नीचे आने लगते हैं, और जब जब शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तब तब वो अमीरों में टॉप 10 में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी डायरेक्ट इशू निकालती है तो जो प्राइस आज की जो मार्केट में चल रहा है एटलीस्ट वो प्राइस तो वो लेगी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देगी, तो कंपनी को भी इनडायरेक्टली लिक्विडिटी मिलती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं मई 2020 में फेसबुक ने 50,000 करोड़ रुपीस में रिलायंस इंडस्ट्री के 10% शेयर्स परचेज किए। 50,000 करोड़ रुपीस में। क्यों? क्योंकि शेयर का प्राइस महंगा है। अगर सस्ता होता तो वही 10% स्टेक हो सकता है 10,000 करोड़ में चला जाता। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि अकाउंट्स की जो बुक्स है उसमें मैनिपुलेशन करने से, डिविडेंड ज्यादा देने से क्या फायदा होता है। सर एक बात बोलें, जब आपने ये समझाया अब तो ये लग रहा है कि डिविडेंड ज्यादा देने से फायदा होता है, कम देने से क्या फायदा हुआ अब हम ये भूल गए, जबकि हमें पहले पता था कि कम देने से फायदा होता है। बच्चों वो फिर से याद कर लो आप। कम देने से कंपनी के खर्चे कम होते हैं तो उसको डिविडेंड भी कम देना पड़ता है। ठीक है सर।
फोर्थ पॉइंट, मैंने कहा था ना आपको कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर 4 पॉइंट है। सबसे पहला इनकम टैक्स, जीएसटी, उसमें बचत करना, ये तो सब आप समझ ही चुके होंगे। डिविडेंड कम देने के लिए बुक्स में मैनिपुलेशन करना, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करने के लिए बुक्स में मैनिपुलेशन करना। और फोर्थ, मैं बच्चों आपको सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 197 एक बार मैं बताना चाहता हूं, मैनेजेरियल रेम्युनरेशन। और वो सेक्शन कहता है कि सेक्शन 198 के अंदर जो कैलकुलेशन का मेथड दिया गया है, उस मेथड को यूज करते हुए जो प्रॉफिट आएगा उसके 11% तक मैनेजेरियल रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। ओहो, यानी कि मैनेजमेंट ज्यादा रेम्युनरेशन लेने के लिए ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकती है। यस बच्चों, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो मैनेजमेंट को पैसा बहुत कम मिलेगा। उसके लिए आप सेक्शन 197, 198 कंपनीज एक्ट 2013 रेफर कीजिएगा। आई थिंक बच्चों बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यहां जो हमारे इस स्टडी मटेरियल के अंदर पॉइंट्स कवर है, उसमें सबसे पहला क्या है, टैक्स अवॉइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, डिविडेंड कम डिक्लेयर करने के लिए। थर्ड, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करने के लिए। फोर्थ, मैनेजमेंट मैनेजेरियल रेम्युनरेशन लेने के लिए बुक्स में मैनिपुलेशन करता है और प्रॉफिट ज्यादा दिखाता है। सर आप कह रहे थे कि ज्यादा नंबर का अगर आए तो उस केस में आप ज्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, इन्वेस्टर्स लाने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए बुक्स में मैनिपुलेशन हो जाती है। कोई टेंडर लेना है उसके लिए भी लोग बाग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, या किसी को कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेना है उसके लिए भी लोग बाग मैनिपुलेशन कर लेते हैं। कहीं पर किसी को टैक्स में कुछ प्लस माइनस करना होता है, उसके लिए भी लोग बाग बुक्स में चेंज कर लेते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो कितने हैं जो स्टडी मटेरियल में दिए गए? 4। नंबर 1, टू अवॉइड इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स। नंबर 2, फॉर डिक्लेरेशन अ डिविडेंड व्हेन देयर आर insufficient profit. Number 3, to withhold declaration of dividend even when there is a adequate profit. And number 4, for the managerial remuneration, या हम कह सकते हैं for receiving higher remuneration where managerial remuneration is payable with reference to the profit which is explained under section 197 and 198 of Companies Act 2013. आई थिंक बच्चों यहाँ तक कोई पॉइंट आपको अगर ऐसा लगे कि समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। डियर फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज व्हाट आर द मेथड्स टू कमिट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड। बच्चों, अकाउंटिंग फ्रॉड किस लिए किया जाता था? याद आ रहा है आपको? अभी मैंने बताया था अकाउंटिंग फ्रॉड किया जाता था टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिविडेंड कम डिक्लेयर हो, डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर हो, और फोर्थ पॉइंट क्या था? मैनेजेरियल रेम्युनरेशन। और बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, ये चारों के चारों पॉइंट्स किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कंपोनेंट होता है? वो होता है प्रॉफिट। यानी कि हमें किसके ऊपर हम छेड़खानी कर रहे हैं? प्रॉफिट के ऊपर। और बच्चों प्रॉफिट के ऊपर छेड़खानी कैसे होगी? या तो प्रॉफिट आप क्या करोगे? ज्यादा, या फिर आप प्रॉफिट क्या करोगे? कम। प्रॉफिट कम कैसे होता है? या तो इनकम कम कर दो या फिर एक्सपेंस ज्यादा कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मेरी टर्नओवर है 50 करोड़, मेरे अदर एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर 45 CR, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 5 CR। 5 CR को अगर मुझे 3 CR करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा?
या तो मुझे 50 CR को कम करना होगा या फिर मुझे 45 CR को इंक्रीज करना होगा, तभी मेरा 5 CR रिड्यूस होगा प्रॉफिट। यानी कि या तो मुझे अपनी इनकम कम करनी होगी या फिर एक्सपेंसेस इंक्रीज करने होंगे। सेकंड पॉइंट, अगर मुझे 5 CR को इंक्रीज करना है, अगर मुझे उसे 7 CR करना है, तो भी या तो मैं अपनी इनकम इंक्रीज करूंगा या फिर मैं अपने एक्सपेंस रिड्यूस करूंगा। आई थिंक दो बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मुझे अपना प्रॉफिट कम करना है तो उसके लिए मुझे या तो इनकम कम करनी होगी या फिर खर्चे इंक्रीज करने होंगे। अगर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे अपना प्रॉफिट यानी इनकम इंक्रीज करनी होगी या फिर मुझे अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने होंगे। ये तो हो गया एक नॉर्मल वे। और इस नॉर्मल वे को हम क्या बोलते हैं, इस नॉर्मल वे को हम बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। या फिर मैं कह सकता हूं इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं जो हमारा 3M था उसका फर्स्ट M मैन्युपुलेशन। बच्चों सेकंड पॉइंट, मैं प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूं। इस प्रॉफिट को बच्चों कम या ज्यादा करने के लिए एक और चीज होती है। मेरा सपोज कीजिए एक्सपेंस है 2 CR का, जो कि मैंने बिल्डिंग रिनोवेट करने के लिए लगाया, तो वो क्या होना चाहिए, कैपिटलाइज होना चाहिए। लेकिन मुझे अपना प्रॉफिट कम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह मैंने बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। यानी कि यहां मैंने फिगर्स को चेंज नहीं किया, मैंने उसका यूज चेंज कर दिया। बच्चों इसे हम कह सकते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, और इसके थ्रू क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। थर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हो तो वैल्यू आती है आपकी 5 CR क्लोजिंग स्टॉक की। लेकिन मुझे प्रॉफिट कम करना है, तो मैंने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मिस एप्लीकेशन किया और मैंने उसे 5 करोड़ रुपीस से क्लोजिंग स्टॉक को कर दिया 3 करोड़। और जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक 3 करोड़ करा तो मेरा प्रॉफिट उस साल कितने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, 2 CR से। आई थिंक बच्चों आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैं टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, मेथड टू कमिट मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपको मेथड समझना है अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मैन्युपुलेशन करने का, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैन्युपुलेशन भी आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी आता है और मिस एप्लीकेशन भी आ जाता है, बट हम इसे क्या कहेंगे, मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड। क्या क्या, प्रॉफिट कम करने के लिए आप या तो इनकम पर इंपैक्ट डालेंगे या फिर एक्सपेंस पर इंपैक्ट डालेंगे। प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए या तो आप इनकम पर इंपैक्ट डालेंगे या फिर एक्सपेंस के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। ये तो हो गए नॉर्मल चीजें। मिस रिप्रेजेंटेशन वाला भी एक पॉइंट आ जाता है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप रेवेन्यू को कैपिटल दिखा रहे हैं, कैपिटल को रेवेन्यू दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आ सकता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए कर रहे हैं। आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। और बच्चों कई बार एक और पॉइंट है जिसे कि मैं आपके साथ में कहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही वहां पर मिसयूज है। आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को, कई बार क्या होता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक काम करो सारा का सारा प्रीपेड दिखा दो और नेक्स्ट ईयर उसे एक्सपेंस में डाल देना। या आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपने क्या किया, आपने करंट ईयर में ही सारा का सारा प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखा दिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एज अ करंट ईयर एक्सपेंसेस, आपने उसे डेफर किया ही नहीं। तो मेरे ख्याल से बच्चों मेथड समझ में आपको आ गए होंगे। तो मैं आपके साथ में ये सारे के सारे मेथड्स एक बार रीड करना चाहूंगा। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है,
और अगर हम बिना मेथड रीड करे अगर देखें तो एक बार समझते हैं। सबसे पहला, इनकम या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, एक्सपेंस या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट ईयर में दिखा दो या फिर उसे आगे डेफर्ड कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दीजिए सब्जेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी डिस्क्लोजर। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक को या तो आप इंक्रीज कर दीजिए डिक्रीज कर दीजिए। सिंपल, दीज ऑल आर द मेथड्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉड्स। रीड कर लेते हैं एक बार, भरोसा नहीं अगर मेरी बात पे। चलिए, there are numerous way of committing these type of fraud. Some of the methods are given below. Number 1, inflating or suppressing purchase and expenses. बच्चों, purchase और expenses को बढ़ाना या घटाना। Point number 2, inflating or surfacing sale and other item of incomes. Next, point number 3. Point number 3 is inflating or deflating the value of closing inventory. And number 4, failing to adjust outstanding liability or prepaid expenses. And 5, changing item of capital expenditure to revenue or by capitalization revenue expenses. I think बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। आई थिंक पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनमें कहीं भी कोई भी आपको मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें ना एक पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन 2019 में आरटीपी में आया था, नवंबर 2019 में। एक बार उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ व्यू टू presenting a false statement of affair is a task requiring great tact and intelligence. Explain stating clearly how this type of fraud is generally committed. मेरे ख्याल से बच्चों सिंपल है, जो पॉइंट्स हमने ऊपर नोट किए हैं वही सारे के सारे पॉइंट्स हैं। स्टार्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5, why do management employee commit fraud? What induce management employee to commit fraud? वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट और एम्प्लॉय फ्रॉड करने के लिए प्रेरित होते हैं कि हाँ हमें फ्रॉड करना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चों पहले भी मैंने आपको 2-3 पॉइंट तो आपको पहले बताए थे मैंने, जिसकी वजह से वो खुद प्रेरित हो जाते हैं फ्रॉड करने के लिए। जिनमें से 3 पॉइंट वो क्या कहते हैं, रिकॉल करने के लिए मैं शांत हूं ताकि आप बता सके कि वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या कहते हैं। नंबर 1, प्रेशर यानी कि इंसेंटिव। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी। एंड नंबर 3, रेशनलाइजेशन। आई थिंक याद आ गया होगा। तो बच्चों वो जो 3 पॉइंट थे वो 3 पॉइंट तो यहां पर कवर होंगे ही होंगे। इसके अलावा और कितने पॉइंट है ये हमें डिस्कस करना है। टोटल पॉइंट 5 से बचे कितने, 2। आई थिंक समझ में आ गया हो कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 रीड करते ही पता चल गया होगा, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और प्रेशर। बच्चों इसके अंदर मैं अब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल में मैंने इंसेंटिव ऑब्लिक प्रेशर के अंदर सब कुछ आपको बताया हुआ है इन डिटेल। नंबर 2, मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल। बच्चों ये पॉइंट भी सेम एज प्रेशर, सेम एज इंसेंटिव, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में भी कुछ भी ऐसा अलग नहीं है जो पॉइंट नंबर 1 से अलग हो। पर हां, जब ये पॉइंट आया है तो हमें इसको लिखना ही पड़ेगा कि अनरियलिस्टिक गोल अगर आपको अचीव करना है तो उस समय कई बार हमें अनरियलिस्टिक या अनफेथफुल या अनफेयर डिसीजन लेने पड़ते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इंश्योरेंस वाला, मेडिकल इंश्योरेंस वाला आई थिंक एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा।
लास्ट इंश्योरेंस होना जरूरी है। एक इंश्योरेंस बचा है, आज लास्ट डे है, तो कई बार हम लोग कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस एक साल में आई थिंक 12 या 20 इंश्योरेंस कराने जरूरी होता है। आई थिंक 12 इंश्योरेंस पर एनम कराने जरूरी होते हैं। अगर आपने नहीं कराए तो आपकी मेंबरशिप या आपकी जो एजेंसी है वो कैंसिल हो जाती है। 11 हो गए हैं, लास्ट डे बचा है, कोई आया वो भाई ले लो उसे, अपना गोल अचीव होना, उल्टा सीधा जो देना इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो। तो जनरली ऐसे केसेस में प्रॉब्लम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, डिससेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय और लैक ऑफ मोटिवेशन अमोंग द एम्प्लॉय। बच्चों कई बार पता है क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में 8-8 साल 10-10 साल काम करते हैं, हमारा इंक्रीमेंट ही नहीं होता। जिस अमाउंट पर हमने 10 साल पहले जॉब की थी वही अमाउंट आज भी मैं ले रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो उस समय क्या होता है, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं। और जब कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होता है या डिसमोटिवेट होता है तो उस केस में वो कई बार गलत स्टेप, अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे एनकैश करता ही करता है। बच्चों भरोसे वाले एम्प्लॉय को मोटिवेशन की सख्त जरूरत होती है, अदरवाइज वो लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। और जब वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि आपके फेथफुल है, लेकिन अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो छोटा मोटा अपना फायदा जरूर करेंगे। और जब अपना फायदा छोटा मोटा करेंगे, इनडायरेक्टली वो आपको छोटा मोटा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट पॉइंट नंबर 4 इज नेम गेम। नेम गेम तो बच्चों आपको पता ही है कि उसने काम किया, क्रेडिट मैंने ले लिया तो मैंने उसकी बुक्स में मैनिपुलेशन कर दी। उसकी अथॉरिटी है कुछ और करने की, मेरी अथॉरिटी है कुछ और करने की, मैंने उसकी अथॉरिटी में जाके काम कर दिया ताकि नाम मेरा हो जाए, उल्टे सीधे काम कर दिया, उसके काम को मैंने चेंज कर दिया या छेड़खानी कर दी ताकि उसको क्रेडिट ना मिले, यानी कि उसको नाम ऊपर ना उठे। तो ये नेम गेम वाले पॉइंट्स हो जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटी। बच्चों इस पे मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी को लेकर के मैं डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन पांचों के पांचों पॉइंट्स में से 3 तो पॉइंट ऐसे थे जो कि ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किए हुए थे, और 2 पॉइंट में से नेम गेम था वो आपको मैंने बता ही दिया है, और डिससैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। आई थिंक ये पांचों पॉइंट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बच्चों हाउ टू राइट इन एग्जाम, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं ये आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1 बच्चों वही फाइनेंशियल प्रेशर। इसमें क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मींस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय इज अंडर प्रेशर टू डू सो। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 2 मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल। मैनेजमेंट अनरियलिस्टिक गोल मींस कंपनी वांट टू अचीव अनरियलिस्टिक गोल थ्रू एम्प्लॉय and company wants to achieve more in less time. I think बच्चों यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 3 is dissatisfy employee or lack of motivation among employee force to them to commit the fraud. उनको फ्रॉड करने के लिए फोर्स करता ही करता है जब आप डिसमोटिवेट होते हैं या आपके पास मोटिवेशन नहीं होता है, आप डिससेटिस्फाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। नेम गेम मीन्स मैनेजमेंट यूज पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉय टू डू समथिंग इलीगल एंड एम्प्लॉय डज दैट फॉर सेविंग जॉब। सिंपल सी बात है भाई, आप जॉब बचाने के लिए कई बार क्या होता है, कई बार आप देखेंगे जब आप आगे प्रैक्टिस में आएंगे तो वहां पर एक स्टैंप होती है ऑथराइज सिग्नेटरी की, और जनरली आप देखेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी की जो स्टैंप होती है वो ऑथराइज करती है, लेकिन उस पर साइन कभी भी ओनर नहीं करता है। जनरली कौन करता है, एम्प्लॉय करते हैं, और कई बार उल्टे सीधे कामों पर भी एम्प्लॉय साइन करता है क्योंकि अगर वो साइन नहीं करेगा तो उसकी जॉब को खतरा है। अपॉर्चुनिटी, व्हेन एम्प्लॉय गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, तो वो फ्रॉड करता है। आई थिंक बच्चों यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वीडियो 3
थैंक यू वेरी मच।